हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपके भारतीय इतिहास का जो लास्ट 2 टॉपिक है, कौन सा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये दोनों इसी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दे देती हूँ कि क्या है ब्रिटिश राज का अभ्युदय, इस तरह की क्या चीज़ें हैं। जैसे कि देखिए, उस समय में 1600 ईस्वी के समय में जब मुग़ल शासन चल रहा था, तो इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन होल वर्ल्ड। ठीक है। इंडिया बहुत धनी कंट्री थी, बहुत धनी देश था, एक तरह से कह सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पे था। आप अगर मतलब चाहे वो ज्वेलरी की बात हो, चाहे फसल की बात हो, या फिर यहाँ पे हर एक चीज़ की यहाँ पे उपलब्धियाँ थी। तो जितने भी यूरोपीय कंट्री थी, अब यूरोप का मतलब क्या हुआ, ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट आता है हमारा अफ्रीका के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश थे। तो इनको जैसे आभास होता है, पता चलता है कि इंडिया जैसी कोई कंट्री है जहाँ पे धन धान्य का बहुत ही ज़्यादा भंडार है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। तो 1498 में, ये फैक्ट सब जानते हैं, वास्को डिगामा जो है पहला पुर्तगाली था जो कि इंडिया आया था। ठीक है। और वो स्थल मार्ग से नहीं आया था, वो जल मार्ग से होते हुए आया था। ये इसकी खासियत थी। और जल मार्ग से आया और यहाँ पे कलिकट पे वो उतरा था। तो राजा जमोरी ने उसकी बहुत अच्छे से स्वागत वगैरह की और उसने यहाँ से काली मिर्च और बहुत सारे मसाले वगैरह ख़रीद के वो ले गया। जब यहाँ से वो जाता है अपने देश यूरोप, दोबारा से जाता है, तो उसी की कंट्री और भी बहुत सारे देश, स्पेन हो गए, डच हो गए, अंग्रेज हो गए, नीदरलैंड, ये सारे भी जितने भी कंट्री थी, तो वहाँ के लोगों को भी लगा कि यार यहाँ इंडिया तो बहुत धनी है, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ से धीरे धीरे अब सारे यूरोपीय कंट्री इंडिया में आने लगते हैं। सारे यूरोपीय कंट्री अब धीरे धीरे इंडिया में आते हैं। किस क्रम में आते हैं, तो सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आते हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, डच नीदरलैंड वालों को हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे अंग्रेज आते हैं खुद। ठीक, अंग्रेज भी आते हैं, अपना कंपनी वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री डालते हैं। और सबसे लास्ट में 1700 के आसपास में जो है फ्रांस वाले भी आते हैं। ठीक, तो ये पूरा सीक्वेंस था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ये पूरा सीक्वेंस था यूरोपियंस का इंडिया में आगमन का। ये थोड़ा सा आउटलाइन मैंने दे दिया कि हाँ पता रहे कि हाँ इंडिया में कैसे ये लोग आए थे। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश ही पहले आए थे। ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है बाजी मार गए और सारे जितने भी बाहरी देश थे उन लोगों को इन लोगों ने हरा दिया, बाहर निकाल दिया इंडिया से और अपने खुद राज करने लगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्चुअल में ब्रिटिश राज का अभ्युदय, कैसे ये लोग इंडिया में आए थे और किस क्रम में ये लोग इंडिया को धीरे 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 एक व्यापार करने वाले देश कैसे इंडिया पर राज करने लगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो रानी थी, वहाँ पे ये हेरिडिटरी सिस्टम चलता है, मतलब जिसमें क्या होता है कि राजा है, फिर उसका बेटा है, फिर उसका बेटा, तो वहाँ पे रानी होती थी, मान लीजिए एलिजाबेथ है, फिर उनकी पुत्री शासिका बनेगी, इस टाइप से हेरिडेटरी सिस्टम चलती थी। ठीक है, हमारे यहाँ भी वही चल रहा था उस वक्त। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की जो रानी रहती हैं, एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार दे देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाते हैं एलिजाबेथ के पास, कहते हैं कि मैडम हमको जाना है वहाँ पे व्यापार करने, राज करने नहीं, केवल व्यापार करने। व्यापार का अधिकार लेके ये लोग इंडिया में आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन देखिए, कि सबसे पहला अंग्रेज जो कि इंडिया आया था वो कौन था, वो है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले इंडिया आया था व्यापार के लिए। और किस शासन में आया था, मुगल दरबार, मुगल का शासन चल रहा था और उस टाइम कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो हैं जेम्स वन के राजदूत थे। ठीक है, जेम्स वन ने इनको भेजा होगा कि जाओ भाई पूछ के आओ क्या है, हम कब से वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और जिस टाइम कैप्टन हॉकिंस आया था उस टाइम जहांगीर का शासन चल रहा था, सन 1609 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आके बहुत मशक्क़त के बाद इन लोगों को धीरे धीरे जो है ऑर्डर मिल जाता है कि अब आप जो है व्यापार वगैरह कर सकते हैं।
तो इनको कैसे क्रम में मिली, तो कैसे किस क्रम में ये लोग धीरे धीरे फैक्ट्री बनाना शुरू किए, ये देख लेते हैं। अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री थी, व्यापारिक कोठी, वो कहाँ बनी थी? 1611 में मछलीपट्टनम में बनी थी। ठीक है, साउथ में है ये। तो मछलीपट्टनम में, या मछलीपट्टनम भी, मछलीपट्टनम भी कहीं कहीं बोला गया है। तो 1611 में सबसे पहले इनकी मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनी थी, सबसे पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों की। दूसरी फैक्ट्री सूरत में बनती है, गुजरात वाले में, 1613 में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यही बनेंगे कि अंग्रेज़ों की सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, कहाँ बनी थी? 1611 में मछलीपट्टनम में बनी थी। ठीक है। अब जहांगीर ने जो है थॉमस एडवर्ड, ठीक है, 1613 में थॉमस एडवर्ड जाता है उनके पास, जहांगीर के पास। तो उन्होंने इसको फरमान दे दिया कि अब आप सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। तभी उसी के बाद जो है ये लोग सूरत में फैक्ट्री खोलते हैं। फिर 1615 में जेम्स वन किसको भेजता है? सर थॉमस रो को। ये मुग़ल दरबार आते हैं और 1615 से 1619 तक यहाँ रहते हैं, समझते हैं चीज़ों को, शाहजहाँ को मनाते हैं। ठीक है। तो ये शाहजहाँ और जहांगीर दोनों से फरमान लेता है। ठीक है, इसको मिलता है और उसके बाद ये लोग धीरे धीरे अपना व्यापार क्या करते हैं? एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। 1632 में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुनहला फरमान अंग्रेज़ों को किस शासक से मिला था? तो गोलकुंडा के सुल्तान से मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1632 में मिला था। मतलब इसका मतलब क्या है कि वही व्यापार करने के लिए ये भी एक ऑर्डर था। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये जो किला था, ठीक है, ये 1639 में बनाया था। ठीक है, मद्रास के चंद्रगिरी में, मद्रास के चंद्रगिरी के राजा से जो है ज़मीन वहाँ पे पट्टे पे लिया इन लोगों ने, और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है किला बनवाया। ठीक है। तो ये किसके नाम पे है? फ्रांसिस डे के नाम पे है ये फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। काफ़ी बार पूछता है क्योंकि आगे जाके कोलकाता में ये तब्दील हो गया था ये। ठीक है। 1661 में पुर्तगालियों ने जो है मुंबई को, अब देखिए पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे, यहाँ पे रह भी रहे थे इंडिया में। तो पुर्तगालियों ने पूरा मुंबई जो है एक अंग्रेज राजा जो चार्ल्स सेकंड थे उनको दे दिया। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी की उनसे शादी होती है जिसका नाम कैथरीन रहता है। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी जब चार्ल्स द्वितीय से होती है, तो इसीलिए 1661 में पुर्तगालियों ने पूरा मुंबई जो है इनको दहेज पे दे दिया। अब इसका भी ये लोग यूज़ जो है पोर्ट के लिए, बंदरगाह की तरह करने लगे, व्यापार को और भी एक्सपैंड करने लगे, बढ़ाने लगे। ठीक है। अंग्रेज़ों को सबसे पहले जो व्यापारिक छूट मिली थी कि अब आप यहाँ पे टैक्स फ्री अपना आराम से जो है व्यापार कर सकते हैं, वो बंगाल के शासक शाह सूजा से मिली थी 1651 में। ठीक है, पहला इनको व्यापारिक छूट जो है कहाँ मिला था? 1651 में बंगाल के शाह सूजा से। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपये मात्र भुगतान पर सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर यहाँ की पूरी जमींदारी ही मिल गई। अब आप यहाँ रहो, किले बनाओ, व्यापार करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको मिल गई 1698 में, केवल 1200 रुपये की भुगतान पे। ठीक है, कौन कौन सी जगह थी? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। ठीक है, क्योंकि ये पानी के किनारे वाले जगह हैं, जैसे यहाँ पे कोस्टल रीजन वाले जगह हैं, तो यहाँ से व्यापार करने में इनको आसानी होगी जहाज़ के थ्रू, इसलिए ये जगह इन्होंने कवर किया। ठीक है, और इसका नाम इन लोगों ने फोर्ट विलियम रखा। बाद में ये कोलकाता नगर बन गया। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, मैंने यहाँ पे ऊपर बोल दिया था फोर्ट सेंट जॉर्ज को जो है कि वो कोलकाता बन गया था। नहीं, ये नहीं कोलकाता बना था, बल्कि जो कलिकट वाला एरिया है, सुतानुती, ये गोविंदपुर वाला, ये कोलकाता बना था। ठीक है, और इसकी नींव जो है कौन रखा था? तो जॉर्ज चार्नॉक ने रखा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता शहर किसने बनाया, तो उसका आंसर होगा जॉर्ज चार्नॉक ने बनाया था। ठीक है। अब 1674 में फ्रांसीसी जो हैं, क्योंकि फ्रांसीसी भी आ गए थे अब धीरे धीरे, तो 1674 में फ्रांसीसी ने वलिकोंडापुरम, यहाँ के जो सूबेदार थे शेर खान लोदी, उनसे पुदुचेरी नामक गांव जो है प्राप्त किया, और उसको बाद में पांडिचेरी कहा गया। ठीक है, तो पांडिचेरी में किस यूरोपीय का शासन था? तो फ्रांस वालों का। ये नहीं कि अंग्रेज वालों का है, नहीं, फ्रांस वालों का। अब हम देखते हैं, देखिए, खुद इंडिया में जब अंग्रेज और फ्रांस रह रहे थे उसी समय, तो अंग्रेज चाहते थे भाई मेरा व्यापार हो, फ्रांस वाले यहाँ से भाग जाएं, और
खुद यूरोप में जो है इन लोगों के बीच में भी युद्ध हो गया था, अंग्रेज़ों का और ब्रिटिशर्स का और फ्रांस वालों का युद्ध हो गया था। तो यहाँ तो युद्ध चल रहा था और इंडिया में भी ये लोग साथ में रह रहे थे। तो यहाँ के युद्ध का जो है भड़ास ये लोग यहाँ इंडिया में निकाले और इन लोगों के बीच में लगातार युद्ध होने लगा। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 तक चलता है। ठीक है, ये इस युद्ध का इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, केवल जगह इंडिया था, पर भड़ास कहाँ की निकल रही थी, वो तो यूरोप वाली निकल रही थी, क्योंकि यूरोप में भी इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया को लेकर के इनके बीच में झगड़ा हुआ था। तो ये जो युद्ध होता है तो उसको किस संधि के द्वारा शांत किया जाता है? एक्स-ला-सापेल संधि के द्वारा। एक्स-ला-सापेल संधि कब हुई थी? 1748 में। क्वेश्चन क्या बनता है कि फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 के बीच में। किनके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। बहुत डीप अगर क्वेश्चन बनाएंगे लोग तभी पूछेंगे कि ऑस्ट्रिया को लेके हुआ था, वरना इतना हार्ड नहीं पूछेंगे इस लेवल पे। और किस संधि द्वारा ये युद्ध जो है शांत होता है? तो वो 1748 की एक्स-ला-सापेल संधि द्वारा। ठीक है, अब हम सेकंड कर्नाटक युद्ध में आ जाते हैं। ये कब होता है? 1749 से 1754 के बीच में होता है। ठीक है, अब ये इंडिया लेवल पे हो रहा है। ठीक है, ये जो कर्नाटक युद्ध है अब इंडिया लेवल, अब यहाँ के नवाब भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। कुछ अंग्रेज की तरफ हैं, कुछ फ्रांस की तरफ हैं, इनके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो जो सेकंड कर्नाटक युद्ध होता है उसमें जीतता कौन है? अंग्रेज वाले जीत जाते हैं, फ्रांस वाले हार जाते हैं। ठीक है, और फिर भी उस युद्ध को भी शांत करने के लिए कोई संधि की जाती है। ठीक है, अंग्रेज वाले संधि करते हैं फ्रांस के साथ। कौन सी संधि होती है? पांडिचेरी संधि। कब होती है? 1755 में। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सेकेंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे, हारा था फ्रांस। और किस संधि से यह फाइनली शांत होता है? तो पांडिचेरी से। ओके, थर्ड कर्नाटक युद्ध में आ जाते हैं। थर्ड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच में। इसमें भी अंग्रेज वाले फ्रांस से जीत जाते हैं और फाइनली फ्रांस जो है एक तरह से पूरी तरह से हार जाता है यहाँ पे। और किस संधि के थ्रू शांत होता है ये? 1763 1763। ठीक है, ये पेरिस की संधि रहती है। 1760 में ऐसा नहीं है कि मतलब ये युद्ध हो रहा है इसी टाइम में हो रहा है। ये जो 1756 से अगर ये 1763 लिखा हुआ है तो इनके बीच में भी बहुत सारे युद्ध हुए होंगे। ठीक है, उन्हीं में से एक युद्ध था 1760 का। ये हुआ था सर आयर कूट, जो कि अंग्रेज के साइड के हैं। इनकी वांडीवास में फ्रांस के साथ युद्ध होती है। तो यहाँ पे ये लोग वांडीवास में फ्रांस को बहुत बुरी तरह से हराते हैं, इसलिए ये युद्ध जो है याद किया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि 1760 की जो वांडीवास की युद्ध थी किनके बीच में हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुई थी। ठीक है, कौन हराया था? आयरकूट। कौन लीड कर रहा था, कौन नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज का? तो आयरकूट। ओके, अगला देखते हैं क्या फैक्ट है। 1763 के बाद जो है फ्रांसीसी शहर छोड़ के चंद्रनगर जो शहर था मद्रास वाला, वो छोड़ के धीरे धीरे चले गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अब अंग्रेजों का शासन हो गया था। ठीक, अब अंग्रेज धीरे धीरे अब जो है बंगाल पे, क्योंकि उस वक्त बंगाल जो है वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया का सबसे धनी स्टेट था उस वक्त बंगाल। ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही साथ थे। ठीक है, और ये यहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होती थी। ओके, तो क्या होता है बंगाल पे कब्जा कैसे करते हैं ये लोग? सबसे पहले यहाँ पे जो था मुर्शिद कुली खान, यहाँ का स्वतंत्र शासक था। ठीक है, और वो राजधानी बनाया था अपना ढाका। ढाका को मुर्शिदाबाद फिर कर दिया था। पहले राजधानी ढाका थी, उसको मुर्शिदाबाद चेंज कर दिया था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और यहाँ पे इजारेदारी प्रथा चलती थी। 1713 से 1727 तक ये शासक था उस समय। ठीक, फिर इसका दामाद सुजाउद्दीन आता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसका सरफराज खान उसका लड़का आता है। ठीक है, ये शासन चल रही होती है यहाँ पे। अब सरफराज खान को जो है अलीवर्दी खान मार के शासक बन जाता है वहाँ का। और अब जो है वो देखिए, ये जो बंगाल में शासन चल रही है, ऐसा नहीं है इन लोगों ने यहाँ पे मतलब अपने आप से शासन, ये मुग़ल के सब लोग एक तरह से मुग़ल के अंडर ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। मुग़ल के अंडर ही मुर्शिद कुली खान शासन कर रहा था बंगाल पे। ठीक है, और ये लोग अपना राजस्व जो है दिल्ली भिजवा दिया करते थे मुग़ल वालों को, मुग़ल शासक को। ठीक है, उस तरह से शासन होता था। तो ये यहाँ पे जब अलीवर्दी खान जब बन जाता है शासक सरफराज खान को मार के, तो वो अब बोलता है कि भैया अब मैं टैक्स नहीं दूंगा,
अब मैं राजस्व वगैरह नहीं दूंगा मुग़ल वालों को, अब मैं खुद ही शासक करूँगा। आगे चलते चलते जब सिराजुद्दौला बनता है शासक, यही से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैं केवल इम्पॉर्टेंट फैक्ट कवर कर रही हूँ जो ज़रूरी है एग्जाम की वजह से। 1756 से 1757 के बीच में सिराजुद्दौला शासक रहते हैं। इनका शासन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भाई अंग्रेज़ों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, उनसे जलन भी रखते हैं। मतलब इनको वो रहता है कि ये हमारे यहाँ बिना टैक्स दिए कैसे व्यापार कर रहे हैं भाई, इसलिए इनको दिक्कत रहती है सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था एक समय, वो 20 जून 1765 को, और उस घटना को जो है ब्लैक होल माना गया था, ब्लैक होल घटना बोला गया था क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग्रेज मारे भी गए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने बिना पूछे इनसे कोठी बनवा ली थी एक जगह पे, मतलब फैक्ट्री बनाई थी, इसलिए सिराजुद्दौला ने कुछ अंग्रेज़ों को क्या है काल कोठरी में बंद कर दिया था। ठीक है, उसी घटना को ब्लैक होल बोला गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ब्लैक होल घटना किस राजा से संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, तो वो सिराजुद्दौला है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। सिराजुद्दौला की लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई और अंग्रेज़ों के लिए सबसे निर्णायक युद्ध प्लासी का युद्ध, इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, क्यों हार जाते हैं? क्योंकि इनका खुद का सेनापति मीर जाफ़र इनको धोखा दे देता है। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध होती है। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से रहते हैं और बंगाल की सिराजुद्दौला तो रहते ही हैं। इनका सेनापति रहता है मीर जाफ़र, जो इनको चीट कर देता है, धोखा देता है। तो सिराजुद्दौला क्या है, पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनके हाथ से शासन निकल गया। अब बंगाल का अगला नवाब कौन बनता है? वो बनता है मीर जाफ़र। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ही बनाया होता है मीर जाफ़र को। ठीक, 1760 में अंग्रेज़ों ने क्या सोच के कुछ कि भाई मीर जाफ़र बहुत सुस्त वगैरह है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इनके दामाद को शासन बना देते हैं, मीर कासिम को। पर मीर कासिम भी कुछ बहुत सिराजुद्दौला की तरह रहता है, उसको अंग्रेज़ों की जो है इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं रहती है। तो वो क्या करता है, वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर चेंज कर लेता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि बंगाल के किस शासक ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में चेंज किया था? तो वो कौन था? मीर कासिम। डोंट बी कन्फ्यूज कि मीर जाफ़र है, नहीं, मीर कासिम। ठीक है, जिसको अंग्रेज़ों ने ही बनाया होता है। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ जो है अब क्या करते हैं, मीर जाफ़र को दोबारा शासन बना देते हैं कि भैया तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुमको हटा देंगे, क्योंकि हमने ही तुमको बनाया है। इसलिए मीर कासिम को ये हटाते हैं अंग्रेज़ और मीर जाफ़र को दोबारा से शासक बना देते हैं। ठीक है, इसके ससुर को। अब मीर कासिम जाता है और क्या करता है, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब रहते हैं, और खुद मुग़ल शासक के पास जाता है। ये मुग़ल शासक से बोलता है कि हमें साथ मिल करके अंग्रेज़ों का सामना करना चाहिए। और यकीन मानिए ये एक ऐसा युद्ध है, बक्सर का युद्ध 1764 का, जो कि इंडिया को बिल्कुल से अंग्रेज़ों के अंडर ही ला दिया। ठीक है, अंग्रेज़ों का पूरा शासन हो गया इंडिया के ऊपर ही, क्योंकि इसमें मुग़ल शासक इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है, मुग़ल इज़ द पावर उस टाइम। ठीक है, अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो शासक थे, अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो है युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, बक्सर के युद्ध का। और कौन कौन था इनके साथ? मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे और शाह आलम। मीर कासिम बंगाल से, शुजाउद्दौला अवध से और शाह आलम ये तो मुग़ल शासक थे। पर क्या होता है, अंग्रेज़ तीनों को हरा देते हैं। ठीक है, फ्रांसीसियों से लड़ लड़ के इनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई रहती है, इनकी प्रैक्टिस इनके सैनिकों की इतनी बढ़ गई रहती है कि अंग्रेज़ इन तीनों शासकों की ट्रीगूट को भी हरा देते हैं। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हो जाता है तो उसमें ये तीनों शासक हार जाते हैं, एक तरह से इंडिया पूरी तरह से हार जाती है यहाँ पे। तब इलाहाबाद संधि करता है अंग्रेज वाले इलाहाबाद संधि करते हैं 1765 में। उसमें ये लोग दो संधि करते हैं। 1765 की जो पहली संधि होती है शुजाउद्दौला और शाह आलम दोनों के साथ होती है। ठीक है, और यहाँ पे अंग्रेज़ों को बंगाल की पूरी दीवानी मिल जाती है कि भैया राजस्व तो अब तुम जैसे अब केवल टैक्स पे नहीं काम करेंगे ये लोग, अब ये पूरी राजस्व संभालेंगे। वहाँ का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितनी भी उत्पादन हो रही है, वो सब कुछ अंग्रेज़ों के ऊपर, अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। प्रशासन से लेकर के राजस्व तक सब कुछ दीवानी उनके हाथ में चली गई। ठीक है, और जो सेकेंड संधि होती है वो क्लाइव और अवध के नवाब के साथ होती है। ठीक, तो इलाहाबाद की संधि कब होती है, किस सन में? 1765 में। क्वेश्चन इतना ही बनता है, किसके बीच में होती है, कभी कभी पूछ लेगा। तो शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ, अंग्रेज़ों के साथ होती है।
ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल जाती है। तो बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लासी का भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो बंगाल का अंतिम नवाब रहता है वो मुबारक उद दौला रहता है। ठीक है, अब हम आंग्ल मैसूर युद्ध की देख लेते हैं। ये टीपू सुल्तान वाला पूरा मैटर है, ये भी पूछता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। देखिए, टीपू सुल्तान के जो पिता रहते हैं हैदर अली, ठीक है, उनको अंग्रेज़ों की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं पसंद रहती है, इसलिए हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच में ये लड़ाइयाँ होती हैं। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, मैसूर के रहते हैं, वो मैसूर के नवाब रहते हैं, शासक रहते हैं टीपू सुल्तान, उनके पिता रहते हैं हैदर अली। तो हैदर अली और अंग्रेज़ों की जो लड़ाई होती है पहली, उसको बोला गया है आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ है? 1767 से 1769 के बीच में हुआ है। ठीक है, ये लड़ाई इस टाइम हुई थी। और किस संधि से ये लड़ाई शांत होती है? मद्रास की संधि से। ठीक है, मद्रास की संधि जो कि 1769 में हुई रहती है, उससे ये शांत होती है। फिर सेकेंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध होती है वो कब होती है? 1780 से 84 के बीच में हुई है। और ये किस संधि से शांत होती है? तो मंगलोर की संधि से 1784 से शांत होती है। ठीक है, और थर्ड वाली आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें श्रीरंगपट्टनम संधि हो जाती है। 1790 से 1792 में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होती है और ये श्रीरंगपट्टनम संधि से जाके शांत होती है। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम संधि होती है। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान के दोनों बच्चों को भी ये अंग्रेज़ जो क्या करते हैं, कार्नवालिस जो रहता है वो किडनैप करके रख लेता है कि जब तक तुम हमारे पूरे पैसे लौटाओगे नहीं जो कि युद्ध में हमारा खर्च हुआ, तब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इसमें फाइनली टीपू सुल्तान जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो मारे जाते हैं लड़ते हुए। और ये कब होती है? 1799 में होती है। ठीक है, 1 मिनट। आपको इसमें एक और बात याद रखनी है, फैक्ट जो है, जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुई थी वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम होती है, थर्ड वाली कार्नवालिस के टाइम होती है और फोर्थ वाली लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध जो रहता है उसमें अंग्रेज़ों का साथ जो है खुद हैदराबाद के निजाम दे रहे होते हैं, इसलिए वो बार बार जीत जाते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हमारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कैसे स्टार्ट होता है, क्या है 1857 की क्रांति जो कि हमारे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होती है। देखिए, वैसे तो इंडिया तबाह हो ही चुकी रहती है पूरी अंग्रेज़ों से। यहाँ का सारा उन लोगों ने सिस्टम बिगाड़ रखा होता है, गुलाम बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, एकदम इंडिया को एक कच्चे माल का स्रोत बना के रख दिया है। ठीक है, आयातक देश बना दिया है। इंडिया कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है अब। ठीक है, इंडिया में पूरा अंग्रेज़ों का शासन है। ठीक, तो इस टाइम क्या होता है, 1856 में जो बंदूकें यूज होती थी उसमें एक नई बंदूक आई थी। ठीक है, बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है, अंग्रेज़ों ने ये नई बंदूक अब हर सेना में चालू करनी शुरू कर दी थी। तो क्या होता है इस बंदूक में कि इसमें जो कारतूस होता है उसको मुंह से खोलना होता है और बंदूक को सीलन से बचाने के लिए उसमें जो है फैट का प्रयोग किया जाता है। और वो फैट किसकी बनी रहती है? वो सूअर या फिर गाय की रहती है। क्योंकि इसमें हर तरह के धर्म के लोग सैनिक रहते हैं, दोनों धर्मों के लोग के होने के कारण उनका ये मानना था कि ये हमारे धर्म के लिए एक तिरस्कार है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है ये चीज़ें होना। और इसका विद्रोह सबसे पहले जो है मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, 29 मार्च 1857 में सबसे पहले मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया और साफ मना कर दिया कि ये मैं नहीं करूँगा, मैं ये बंदूक यूज नहीं करूँगा और जिस बंदूक में ऐसी चीज़ लगी हुई है। ठीक है, तो मंगल पांडे कहाँ के सेना थे? ये बैरकपुर छावनी के थे और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि किस नेटिव फैक्ट्री से जुड़े हुए थे ये? इन्फेंट्री से। तो ये 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, बैरकपुर के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया और अंग्रेज़ों ने 8 अप्रैल 1857 को जो है
उनको फांसी दे दी। ये जो घटना हुई थी ना, इससे पूरे भारत समाज को एक तरह का धक्का लगा और सबसे ज़्यादा सैनिकों को, कि कल को ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। उनके सामने हमारे धर्म का जो है कोई मतलब नहीं है, ना ही वो हमारी मजबूरियों को समझते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के अब एकदम आक्रोशित होने लगी जनता और एक तरह से क्रांति फैलना शुरू हो गई। और ये हुआ कि 10 मई 1857 से मेरठ की पैदल टुकड़ी यहाँ से जो है शुरू हो जाती है अपनी आक्रोश को सही करने के लिए, कि हम भाई सिद्ध करेंगे, ये दिखा देंगे कि हमें तुम्हारी चीज़ें मंजूर नहीं है, जो अंग्रेज़ों की बातें हैं वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये कहना था इनका। ठीक है, अब क्रांति का मतलब इसको क्रांति नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि क्या हुआ, ये 10 मई को सेना ने ये शुरू किया और जब ये लोग जेल तोड़ के जाने लगे, वहाँ से जितने भी सैनिक थे, जितने भी भारतीय गिरफ्तार थे, उन लोगों को ये लोग छुड़ाएं, वहाँ से अपनी एक सेना सी बना ली और ये सेना जाती है दिल्ली की तरफ। ठीक है, दिल्ली जाती है। क्यों दिल्ली की तरफ जाती है? क्योंकि अभी भी मुगल जो है एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा शासक रहा था। तो उस समय जो है मुगल में बहादुर शाह जफर बचे हुए थे। उनका शासन एक तरह से नहीं कह सकते पर वो थे। तो बहादुर शाह को जो है ये लोगों ने बोला कि ये आज से हमारे नेता हैं और इन्हीं के अंडर में कहने को मात्र हम अपनी ये क्रांति शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्रांति के समय जो है ये चीज़ें शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ से किस केंद्र से किस किस नेता ने यहाँ पे इसमें जो है भाग लिया था और क्या क्या उनका काम था। तो सबसे पहले तो ये लोग दिल्ली को अपना केंद्र बनाए। ठीक है, दिल्ली का ही केंद्र बना दिल्ली। और बहादुर शाह जफर नाम के ही नेता, क्योंकि ये वृद्ध हो चुके थे, बिल्कुल भी इनके शरीर में उतनी ताकत नहीं थी कि ये अब युद्ध कर सकें। ठीक है, तो इनको मात्र नेता कहने के लिए बनाया गया और बख्त खान जो है इनकी जगह पे सेना को एक तरह से संभाल रहे थे। जिस टाइम क्रांति हुई थी उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, और अब हम देखते हैं कि केंद्र कहाँ कहाँ बने थे इंडिया में। तो दिल्ली तो मेन केंद्र था, मुख्य केंद्र था। ठीक है, और दिल्ली में जब ये क्रांति हुई तो उसको दबाने कौन गया? उस विद्रोह को शांत करने कौन सा अंग्रेज गया? तो निकोलसन गया और हडसन गया, जिसमें निकोलसन की तो हत्या कर देते हैं लोग। जनता जितनी आक्रोशित रहती है और पूरे सैनिक जो है भारतीय मिलके निकोलसन की हत्या कर देते हैं और हडसन भी गया रहता है। तो निकोलसन और हडसन कहाँ पे भारतीयों को दबाने की कोशिश कर रहे थे? तो दिल्ली में। ठीक है, लखनऊ में मोर्चा किसने संभाला था? तो ये बहुत ही गर्व की बात थी, बेगम हजरत महल ने यहाँ पे मोर्चा संभाला था 1857 की क्रांति का। और यहाँ पे कौन गया था विद्रोह को दबाने? हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल गए थे। ठीक है, ऐसे ही कानपुर में नाना साहेब, जिनको धुंधु पंथ कहा गया है, और तात्या टोपे। ठीक है, ये दोनों लोग यहाँ पे थे कानपुर में, और कैम्पबेल यहाँ गया था विद्रोह को दबाने। हेनरी लॉरेंस जो कि लखनऊ में गया था विद्रोह को दबाने, उसको भी जो है मार दिया गया था। ठीक है, युद्ध के समय। और जो झांसी रहती है, ये इतिहास में सबसे सुनहरे अक्षरों से एक तरह से दर्ज है कि झांसी में कौन नेतृत्व करता है? रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ पे विद्रोह को दबाने कौन जाता है? हीरोज जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरोज जाता है यहाँ पे झांसी में विद्रोह को दबाने। ठीक है, उसी तरह से इलाहाबाद में लियाकत अली रहते हैं, यहाँ विद्रोह को दबाने कर्नल नील जाता है। और जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर जो है वहाँ पे कुंवर सिंह जो कि एक जमींदार रहते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरह से पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं, उनके अंदर जोश जगाते हैं कि भाई हमें लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ, हमें गुलामी नहीं सहनी है। तो कुंवर सिंह का नाम लिया जाता है जगदीशपुर से। और यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये दोनों गए थे विद्रोह को दबाने। उसी तरह बरेली का मोर्चा संभाला था खान बहादुर खान ने, यहाँ गए थे हडसन। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे और कर्नल नील यहाँ गए थे विद्रोह को दबाने। और फतेहपुर से अजीमुल्ला थे और यहाँ विद्रोह को दबाने जनरल रेनार्ड गए थे। ओके, तो ये हमने देख लिया कहाँ किस जगह पे कौन कौन से नेता जो थे वो विद्रोह को देख रहे थे। और पील कमीशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पील कमीशन को भेजा गया था कि जाओ 1857 की क्रांति की जांच करो, क्या हुआ था, क्या सच्चाई है, हमें जाननी है। ठीक है, अंग्रेजों ने ये कमीशन बनाया था। ठीक, पील कमीशन कब आई थी?
1857 में आई थी। क्वेश्चन बनेगा पील कमीशन किससे संबंधित है, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ओके, अब 1857 की हमारी जो इतनी भयानक लेवल की क्रांति हुई थी, वो क्यों दबी और क्यों, क्या कारण था कि वो फेल हो गई, एक तरह से असफल क्यों हुई। तो सबसे पहली कारण जो मैं बताती हूँ, सामाजिक कारण थी। ठीक है, ये राजनीति लगा, मैं बताती हूँ सामाजिक धार्मिक कारण क्या था इसका। देखिए, सबसे पहली बात तो थी, यहाँ मैं पहले कारण बता देती हूँ कि ये क्रांति हुई ही क्यों। क्रांति में क्या है, राजनीतिक लेवल की बात करें तो अंग्रेज अब धीरे धीरे साम्राज्य अपना बढ़ाते जा रहे थे, व्यापार तो कर नहीं रहे थे, व्यापार भी कर रहे थे, साथ ही हमारा पूरा अधिकार भी लेते जा रहे थे। जैसे डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डलहौजी बोलता था जो भी राजा जो है गोद लिए हुए बच्चे को शासन बनाना चाहता है तो ये प्रथा नहीं चलेगी। ठीक है, तो उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जगह को हड़प लिया यही नीति लगा के। ठीक है, और वेलेजली की सहायक संधि, प्रभावी नियंत्रण, फिर आर्थिक नियंत्रण, ये सारे जितने इनके पॉलिटिकल फंडे थे, इसकी वजह से भारतीयों को एकदम लग गया था कि ये हमारे ऊपर एक तरह से हुक्म चला रहे हैं, हमारी किसी भी चीज़ों का ये ध्यान नहीं देते हैं, और अंग्रेजों का शासन बिल्कुल भी क्या है, गुलामी वाला शासन है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक कारण क्या था कि भारतीयों के साथ ये लोग बहुत अमानवीय व्यवहार करते थे। इनका ये मानना था कि सारे भारतीय तो हमसे नीचे हैं, उनको हमारे जितना नॉलेज नहीं है, और ये हमसे किसी भी मुकाबले में जो है ऊपर नहीं है, ये हमसे डाउन है, इनका ये सोच था। ये हमारी योग्यता को, जैसे इंडियंस को ये लोग किसी भी उनकी काबिलियत पे नहीं जज करते थे, उनके धर्म के जज करते थे। ठीक है, और धर्म को ही एक तरह से उन लोगों ने हथियार बना लिया और बोला कि आपका धर्म बेकार है और ईसाई धर्म का प्रचार करो। अंग्रेज आके यहाँ पे ईसाई धर्म का जब प्रचार करने लगे तो इंडियंस को ऐसा लगा कि यहाँ तो हमारे धर्म ही खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामाजिक धार्मिक कारण बनी कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति हुई। ठीक है, उसी तरह से उद्योग आविष्कार, इंडस्ट्री लेवल पे ये लोग क्या करने लगे, भारत को एक कच्चे माल का स्रोत बना दिए। यहाँ पे कोई इंडिया के उत्पत्ति, एक कह सकते हैं कि इंडिया के विकास के लिए किसी भी उद्योग का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं था। वो सारे उद्योग, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह थी, वो सब ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए करते थे। यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे, बाहर बनाते थे उसको प्रोडक्ट, और वो इंडिया में ही ला के उसको बेच देते थे। तो लॉस किसका हो रहा है, इंडियंस का ही, तो सारा पैसा बाहर जा रहा है। ये चीज़ें थी, और सारे हथकरघा उद्योग जो थे वो सब इंडियंस के सारे ख़त्म कर दिए इन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि उसकी जगह क्या आ गई, मशीनें आ गई। ये सामाजिक धार्मिक कारण थे। और 1857 की क्रांति का एक और कारण है बाहरी घटनाओं का प्रभाव। बाहर भी ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिशर्स केवल इंडिया पे ही राज किए हुए हैं। क्रीमिया का युद्ध जो बाहर होता है वहाँ ब्रिटिशर्स की हार हो जाती है। आंग्ल अफगान युद्ध होता है, उसमें भी ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। पंजाब युद्ध हो जाता है जिसमें भी अंग्रेज हार जाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे इंडियंस को लगता है कि हाँ अंग्रेज भी हारते हैं, क्योंकि इंडियंस के सामने अंग्रेज़ों की ऐसी छवि बनी हुई थी कि ये सर्वशक्तिमान है, ये तो कभी हारते ही नहीं है, ये हीमैन है, ऐसा इनके सामने, इंडियंस के सामने था। तो इससे इंडियंस को क्या मोटिवेशन मिला कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सो व्हाट, ये लोग शुरू हो गए। और सबसे जो एक कहते हैं ना चिराग वाला जो काम किसने किया था, ये एनफील्ड बंदूक ने किया था। इसने जो क्या कहते हैं ना आग लगाने वाला काम किया था, उनकी भावनाओं को एक क्या युद्ध का नाम दे दिया, इंडियंस की भावनाओं का। ठीक है, एनफील्ड का प्रयोग जो है कहते हैं एकदम तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का। ठीक, अब हमारी क्रांति असफल क्यों हो गई? क्रांति असफल हुई इसलिए क्योंकि ये जो घटना हुई थी, ये जो क्रांति हुई थी, उसमें इंडिया के सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया था। जितनी विदेशी रियासतें थीं, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनको तो अंग्रेज़ों से फ़ायदा होता था क्योंकि उनके माल बिकते थे, उनको पैसे मिलते थे, तो उन लोगों ने इसमें साथ नहीं दिया। तो अब बताइए, इंडिया के आधे लोग जो गरीब तबके के हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो लोग क्रांति में जा रहे हैं, और वहीं जो बड़े लोग हैं वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं, तो कहाँ से क्रांति सफल होगी? और एक संगठित, एक बद्ध विचार नहीं था, क्योंकि क्या होता था, कोई कुछ कहता था, एक ग्रुप कुछ कहता था, एक ग्रुप कुछ कहता था। तो इस तरह से एक तरह की विचारधारा न होने की वजह से भी क्रांति असफल हो गई। ठीक है,
और निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं। इतनी ज़्यादा उत्सुकता हो गई थी अंदर कि ये लोग सोचे, इंडियन सोचे कि हम कब इनका विनाश करेंगे, कब चीज़ें करेंगे। तो छुटपुट घटनाएं होने लगी। यहाँ पे एक जगह विद्रोह हो रहा है एक टाइम में, यहाँ पे कभी किसी और दिन हो रहा है, कभी किसी और दिन, और वही मिलके एक दिन हुआ रहता तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता अंग्रेजों के लिए। तो ये चीज़ नहीं हो पाई। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, जितने भी राजा उस समय थे शासन में, वो सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो वो अपने वहाँ पे, अब जिस एरिया में देसी राजाओं का शासन होगा वहाँ तो वो कहाँ से विद्रोह होने देंगे, वहाँ वो खुद ही समाप्त कर देते थे। सांप्रदायिकता का खेल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाली चीज़ें चल गई थी। अंग्रेजों ने इतनी क्या करते हैं, फूट डालो राज करो वाली नीति का इतना ज़्यादा विस्तार कर दिया था कि इंडियंस की आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया, कहीं कहीं पे फैला ही नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, कहाँ अंग्रेजों के पास कितनी सारी बंदूकें, कितने सारे अस्त्र शस्त्र थे, जबकि इंडियंस के पास ऐसे कोई साधन ही नहीं थे। और फूट डालो राजनीति जो है, राज करो वाली नीति जो है अंग्रेजों की, वो तो थी ही। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है 1857 की क्रांति को जो है असफल कर दी। पर एक बात तो था, इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ को तो पूरा हिला ही दिया था, क्योंकि अंग्रेजों को लगा इंडियंस के अंदर इतनी आक्रोश है, इतनी आग है कि वो ऐसी घटना अगर अब इसके बाद होगी तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। परिणाम क्या हुआ, क्या रिजल्ट निकला 1857 की क्रांति के बाद? पहला तो जो अब कंपनी वाला शासन चल रहा था अभी तक इंडिया में, कंपनी सब कुछ डील कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश शासन ने हटा दिया। अब ये सारा का सारा जो क्राउन के पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में अब भारत का शासन चला गया। अब वहाँ की सरकार यहाँ के लिए नियम बनाएगी, ये चीज़ हो गया 1858 में। दूसरी चीज़, अब सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि उनको डर हो गया कि भारतीय रहेंगे तो फिर से विद्रोह होगा, और भारतीयों की संख्या घटा दी गई। तीसरी चीज़, ब्रिटिश में जो गवर्नर जनरल वाला पद था उसको बदल के वायसराय कर दिया गया, इंडिकेट करने के लिए कि भैया अब शासन ब्रिटिश का उनके हाथ में है, कोई कंपनी वंपनी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हुई। एक वीडी सावरकर ने, जो हमारी घटना हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी, उसके ऊपर एक बुक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये पूछता है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो वीडी सावरकर। यहाँ पे हमने ये जो लास्ट टॉपिक था आपका, सेकेंड लास्ट टॉपिक, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम खत्म कर लिया है। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। आपका सेकेंड टॉपिक जो है वो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिशर्स हमारे वहाँ अगर 1600 से माने तो 1857 तक, और फिर उसके बाद से 1947 तक भी, तो 200-300 सालों का इनका पूरा शासन था इंडिया में। उतने में इन लोगों ने इंडिया में क्या चेंजिंग की थी? 200-300 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंडियंस के ऊपर इनके क्या प्रभाव पड़े थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो सब हम देखते हैं। आपके सिलेबस में है सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ना। चलिए देखते हैं। देखिए, जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, उससे ना भारत में ब्रिटिशर्स को व्यापार में एकदम छूट मिल गई। किसी राज्य की बात नहीं है, अब पूरे इंडिया में ही ब्रिटिशर्स आराम से बिना किसी टैक्स वैक्स के आराम से अब राज कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इनका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ था जिससे इंडिया को इन लोगों ने एकदम गरीब बना दिया, वो था एक तरफा मुक्त व्यापार। ठीक, वो अपने यहाँ के जितने प्रोडक्ट थे वो सब इंडिया में आके डंप कर रहे थे, आओ खरीदो, तुमको यही बस खरीदना है। और इंडिया के जितने भी बनाए हुए प्रोडक्ट थे वो बनने ही नहीं देते थे। वो इंडिया के सारे प्रोडक्ट बनाने वाले सामान के कच्चे माल को बाहर भेज देते थे, वहाँ से प्रोडक्ट बन के आके खुद इंडिया में उसको बेचते थे। इंडिया का पैसा ब्रिटिशर्स के पास जाता रहता था, बाहर जाता रहता था। इंडिया में कहाँ से कोई विकास होगा? ठीक है। और जो आधुनिक औद्योगिकरण इन लोगों ने की थी जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था, ये इनका आर्थिक प्रभाव था। किसान की गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ा दी, अकाल और निर्धनता इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर व्यापार में थोड़ा सा लाभ मिला था, क्योंकि वो भी व्यापार क्यों इन लोगों ने रेल का, मतलब ट्रेन लाया, सबसे पहले इन लोगों ने रेल का जो विकास था वो भी ये लोग अपने ही लिए किए थे। पर कहीं ना कहीं से इंडियंस के लिए भी फ़ायदा ये हो गया थोड़ा सा कि हाँ व्यापार जो मतलब आने जाने की समस्या का थोड़ा सा समाधान हो गया। तो सबसे पहले मुंबई से ठाणे तक जो ट्रेन चली थी, ठीक है, 1853 में किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने।
तो ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। 1853 में मुंबई से ठाणे जाने वाली ट्रेन जो थी और लाल डलहौजी के लाइन सबसे पहली ट्रेन गई थी। ठीक है, तो रेल लाइन का इन लोगों ने विकास किया था, थोड़ा फ़ायदा था। ठीक है, कर्जन के टाइम में विकास हुआ था और ट्रेन कब चली थी? डलहौजी के टाइम में, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तरह से भारत को इन लोगों ने निर्धन बना दिया। और इसके बारे में खुल के किसने बात की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें साफ साफ बताया कि ये लोग इंडिया का ही पैसा, इंडिया का पैसा एकदम बाहर ले जा रहे हैं, चाहे कच्चे माल के रूप में ले जाएं, चाहे अपना सामान हमारे यहाँ ला के बेचें। इंडिया का माल बाहर ले जाके उसको प्रोडक्ट बना के इंडिया में ही ला के बेच देते हैं। फ़ायदा किसका? ब्रिटिशर्स का। तो ये बुक का नाम आप याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, किसने लिखी? DBN, दादा भाई नौरोजी ने। और 1850 से 1900 के बीच में इतनी भयानक अकाल आई थी कि उसमें 2.8 करोड़ लोग मारे गए थे। सच ह्यूज। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ये फैक्ट भी याद रखेंगे आप। और एक और बुक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी थी? तो गोविंद रनाडे और रोमेश चंद्र ने लिखी थी। ठीक है, ये दोनों लोग ने मिलके 1901 में ये बुक लिखी थी, गोविंद रनाडे और रोमेश चंद्र, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या बताया है इसमें? यही सब कि इंडिया की गरीबी का कारण क्या है आज, इंडियन ब्रिटिशर्स। अब थोड़ा हम अकाल देख लेते हैं। अकाल जो आए थे, जो बंगाल का अकाल आया था 1943 में आया था। अकालों की जांच के लिए, दिखावा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ समितियों को गठित किया। वो समिति आती थी, जांच करती थी, रिपोर्ट जाती थी उनके पास, बस दैट्स इट। उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, वो नाम के लिए बस समिति आई है। तो पहली समिति थी स्मिथ आयोग, 1807 में आई थी। फिर कैंपवेल आई थी 1866, ये नाम है जो हेड होता था उसका नाम है। ठीक है, और 1896 में जेम्स लॉयन आया था। फिर स्ट्रैची आयोग आता है 1880 में, ये थोड़ा पूछता है, इसको याद रखिएगा, 1880 में। तो ये आप क्रम में थोड़ा सा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और 1900 में सबसे लास्ट में आया था मैकडोनल्ड। ठीक है, तो ये समितियाँ जो हैं अकाल वाले घटना से रिलेटेड है। अब देखते हैं इनका और क्या प्रभाव हुआ था। तो इनकी भू राजस्व नीतियाँ, कैसे ये गरीब बना देते थे किसानों को। ये लोग क्या करते थे? नीति लाते थे फसलों में। जैसे इजारीदारी व्यवस्था 1772 में आई थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इजारीदारी व्यवस्था लाई थी, जिसमें क्या होता था कि ये लोग क्या करते थे, किसी एक आदमी को पंचवर्षीय ठेका दे देते हैं, और जो आदमी जैसे ज़मीन की बोली लगवाते थे, जो आदमी सबसे ज़्यादा पैसे देता था उसको ज़मीन दे देते थे, और 5 वर्ष के लिए उसको ज़मीन दी जाती थी, और उससे उनको जो है राजस्व चाहिए होता था। ठीक है, तो यही सिस्टम चलता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कौन सी सिस्टम लाई थी? इजारेदारी व्यवस्था। तो ये यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन लाया था और किस सन में लाया था। ठीक, ऐसे ही कुछ व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त आई। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था 1786 में। ठीक, किस जगह लाया था? बंगाल में लाया था। ये क्या था? ये एक तरह से जमींदारी व्यवस्था थी और इस्तेमारी व्यवस्था थी। पहले तो ये गनीमत थी कि किसान के मतलब हक में ज़मीन थी, उससे केवल राजस्व लिया जाता था। पर अस्थाई बंदोबस्त में तो पूरा ज़मीन ही किसान से जमींदार के पास चला गया। अब जमींदार ही एक तरह से उसका शासक बन गया। अब जमींदार के नाम चली गई वो ज़मीन। जमींदार को ज़मीन दे दी जाती थी, और जमींदार को करना क्या होता था कि किसी भी तरह से जो है अंग्रेज़ों को उनकी मांग के हिसाब से टैक्स देना होता था, राजस्व देना होता था। उतना उत्पादन हो या ना हो, पर उनको किसानों से जो है उतना चाहिए होता था। तो इसमें 10/11 भाग जो है कंपनी को जाता था, और 1/11 भाग जो है वो जमींदार रखता था। ठीक है, उसी तरह से रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है। अच्छा, एक और बात, ये जो अस्थाई बंदोबस्त है इसको जमींदारी व्यवस्था, इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस्तेमारी व्यवस्था कौन लाया था? तो कॉर्नवालिस लाए थे। ठीक है, ये तीनों इसके उपनाम हैं। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कहाँ कहाँ पे लागू हुई थी? तो ये मद्रास, मुंबई, असम वाले रीजन में लागू हुई थी। अब इसमें क्या हुआ, अब अंग्रेज़ों को लगा देखो यार पैसे नहीं मिल रहे हैं, अब हम जमींदारों को हटा देते हैं, अब हम डायरेक्ट किसान से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट अंग्रेज़ जो है किसान से ही पैसे लेने लगा। अंग्रेज़ अब डायरेक्ट किसान से बोला कि देखो तुम इतना उगाओ तो तुमको ज़मीन देंगे, और तुम हमको इतना उगा के पैसे दो, किसी तरह से हमको इतने चाहिए। तो ये वाली चीज़ आ गई रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, और इसको लाया कौन था? 1820 में थॉमस मनरो।
ठीक है। उसी तरह से महालवाड़ी पद्धति है, ये कौन लेके आया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग लेके आया था, ठीक है। इसमें क्या होता था, अब किसान से भी थक गया अंग्रेज, अब बोला यार यहाँ से ही पैसे नहीं निकल रहे हैं, अब चलो क्या करता हूँ कि ये पूरा ज़मीन पूरे गांव को ही दे देता हूँ। तो जो महाल होता था, जो कि मान लीजिए कोई मुखिया है, तो मुखिया क्या करता है, पूरे गांव को गवर्न करता है ना। तो अब अंग्रेज जो है मुखिया से बात किया, मुखिया को ज़मीन दे देता है पूरी, कहता है तुम्हारे इलाके में जितनी भी ज़मीन है उससे हमको इतने रुपए चाहिए, ठीक है, इतने रुपए तुम दोगे तभी तुम्हारे यहाँ हम ज़मीन देंगे, अदरवाइज तुमको ज़मीन से बेदखल कर देंगे। तो अब ये पूरी ज़मीन जो किसको दी गई, महल को दी गई, एक तरह से मेन मुखिया को दी गई। तो मुखिया का दबाव भी किसान पे फिर इस तरह से भी पड़ता था, मुखिया को किसी भी तरह से अंग्रेज को उतने पैसे देने ही हैं, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो। यह सिस्टम कहाँ कहाँ लगाई गई, यूपी, एमपी, पंजाब 1822 में आई थी, ठीक, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग का महालवाड़ी। ये सारे भू राजस्व नीति थे, मतलब कि भूमि से टैक्स बटोरने की नीतियाँ थीं कि हम क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं इंडिया की ज़मीन से निकाल सकें, ठीक। तो देखिए यही प्रभाव है ब्रिटिशर्स का, हर चीज़ में उनको बस अपना लाभ देखना है, वो वैसे ही किया था। अच्छा, आधुनिक उद्योग में क्या कुछ हुआ था देख लेते हैं। देखिए आधुनिक उद्योग में थोड़ा बढ़ोतरी मिला था, क्योंकि इनको अपना भी काम बनाना रहता था। कंपनी रहेगी, फैक्ट्री रहेगी, मशीन रहेंगे, तभी इनके काम जल्दी हो पाएंगे, ये चीज़ थी। तो देखिए उसी क्रम में 1853 में कौन सा इंडियन कंपनी आया था, तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र का उद्योग 1853 में मुंबई में आता है। कौन लेके आता है, कावश जी नाना भाई, ठीक है। कावश जी नाना भाई सबसे पहला भारत में फर्स्ट सूती वस्त्र का उद्योग का कंपनी लेके आए थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, कब आया था, कौन लाया था और किस चीज़ की कंपनी थी, तो सूती वस्त्र उद्योग था, ओके। उसी तरह से 1855 में रिसरा, बंगाल में रिसरा में पहला जूट मिल आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और धीरे धीरे अब ये 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 1900 से 2000 तक के टाइम की, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के बीच में धीरे धीरे अब चीनी की, सीमेंट की, ये सभी फैक्ट्रियाँ बनने लगी थी, ठीक। ये तो हमने देख लिया फैक्ट्री वगैरह। हम थोड़ा देख लेते हैं प्रेस का क्या हाल था। तो सबसे पहली जो अखबार आई थी, ठीक है, सबसे पहली अखबार जो आई थी बंगाल गजट। इंडिया की सबसे पहली न्यूज़पेपर कौन थी, बंगाल गजट थी, ठीक है। और उसको कलकत्ता एडवर्टाइजर भी बोला जाता है। कौन लेके आया था, जेम्स हिक्की लेके आया था। जेम्स हिक्की इंडिया की पहली न्यूज़पेपर के जो है संपादक थे, बनाने वाले थे। द बंगाल गजट पहली न्यूज़पेपर थी। वैसे प्रेस में भी बहुत बड़ा काम नहीं किया था अंग्रेज़ों ने, सारा का सारा बेकार काम ही किया था। कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उनको दबा देते थे, उनकी प्रेस मतलब उनकी न्यूज़पेपर छपने नहीं देते थे, उनके ऊपर एक्ट लगा देते थे। सबसे भयानक एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या था, अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था कि आप कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज यहाँ या फिर यहाँ की लोकल लैंग्वेज में नहीं छापोगे। ऐसा क्यों भाई, जब लोगों को ये लैंग्वेज की पेपर नहीं मिलेगी तो इंग्लिश, उस ज़माने में इंग्लिश पढ़े हुए लोग नहीं रहते थे, तो कहाँ से फिर लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तुम भले पेपर छापो, हम लैंग्वेज ही चेंज करा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कराया था अंग्रेज़ों ने। तो इसको लगाया कौन था, ये एक्ट लॉर्ड लिटन ने, और हटाया किसने था, लॉर्ड रिपन ने। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। हटाया कब था, 1882 में हटा था, ठीक है। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें और सीरीज आई थी उस वक्त, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी ये पत्रिका निकाली थी। किस भाषा में निकाली थी, मराठी में। और मराठी पत्रिका निकाली थी, मराठा पत्रिका इंग्लिश में, ठीक है। केसरी निकाली थी मराठी भाषा में और मराठा निकाली थी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। और उसी तरह से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली पत्रिका का संपादन किया था, ओके। ये हमने देख लिया कि अंग्रेज़ों का सामाजिक ब्रिटिश कहीं कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें अच्छी अगर बाई चांस कभी गलती से हो जाती थी, उसी में कुछ सुधार भी इनके थे। जैसे देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें, कुछ बहुत एक दो चीज़ें, जैसे 1829 में सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक लगाया था। सती प्रथा जो उस वक्त चलती थी, तो 1829 में
वो रोक लगाया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय के कहने पे। उसी तरह से 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाया गया था, ठीक है। और 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में पहली भारत की जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में पहली बार सेंसस हुई थी, पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। तो ये कुछ सुधार में भी आप काउंट कर सकते हैं। और क्या था कि 1707 के फरमान से अब थोड़ा हम देख लेते हैं क्या इनका क्रम रहा था इंडिया में। तो पहले तो इनको फरमान मिल गई, ठीक है, मोहम्मद शाह से इनको फरमान मिल गई थी, व्यापारिक छूट मिली है। तो 1707 से 1757 तक फरमान के माध्यम से ये व्यापार करते थे। 1757 से 1813 तक ये लोग जबरन व्यापार करते थे, भैया तुम चाहे हमको करने दो या तुम आराम से दो या तो नहीं, हम वैसे भी क्या करेंगे, व्यापार करेंगे किसी भी तरह से, ठीक। फिर वैसे ही 1813 से 57 तक सेकेंड फेज आया अंग्रेजों के लिए, यहाँ पे ये लोग फ्रीली व्यापार किए 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं था। वैसे ही 1860 में अब भारत क्या बन गया था, इतने व्यापार के बाद भारत क्या बनेगा, एक आयातक बनेगा, एक कच्चे माल का स्रोत का देश बन जाएगा। बस भारत कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक। करते क्या थे, वित्तीय पूंजीवाद आ गया था, पैसा ले जाओ भारत का और पैसा ले जाके भारत में ही लाओ और फिर भारत से वापस ले जाओ। मतलब भारत का ही माल विदेश में ले जाके उत्पाद बनाते थे और भारत में ही ला के बेच देते थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।